Assalamu alaikum class, can you hear me? कैसे हैं सब? Okay. Today we are going to start biostatistics. It is a very important topic and I want full participation from your side. I'm fine, Alhamdulillah. And I want participation from everyone, not only from Ikra or Umaid or Manal. I want participation from everyone, okay? Okay, now what is biostatistics? First of all, we'll study what is statistics. Statistics is basically the science of collecting, summarizing, presenting, analyzing, and interpreting the data. So collecting means कि हमने data collect किया, उसको हमने summarize किया. जब आप data collect करते हैं तो वो untreated data होता है, बहुत उसमें vague information हमारे पास होती है. हमें जो pinpoint information चाहिए होती है, हम उसको summarize करके वो information लेते हैं, फिर हम उसको present करते हैं data को, either in the form of tables, charts. हम किसी भी form में उस data को present करते हैं. After presenting, we analyze that data. उसमें different स्टेप्स के थ्रू, डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये डेटा ने हमें क्या शो किया. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ है तो किस एरिया में डिजीज़ ज़्यादा है, वहाँ कौन से मेजर्स लेना चाहते हैं, या कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है, या कौन सी कोई नई डेवलपमेंट हुई है किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. So statistics is further divided into two main types: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics कौन सी होती है? इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज करते हैं और बस प्रेजेंट कर देते हैं. हम उसमें फर्दर कंक्लूजन्स या उसको एनालाइज नहीं करते. Whereas inferential statistics वो होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं और हम उसमें कंक्लूजन्स निकालते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो क्या शो कर रहा है. Now, what is biostatistics? As we all know, statistics is the science of collecting, organizing, summarizing, and analyzing the data. So, biostatistics is the science of collecting, organizing, summarizing, analysis, interpretation, presentation, and dissemination of data pertaining to medical sciences. Simply, it is the statistics of medical sciences. The statistics related to medical sciences is known as biostatistics. इसी तरह हम डेटा कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू मेडिसिन, उसको कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके जब हम प्रेजेंट करते हैं और फिर उस डेटा को स्प्रेड करते हैं तो उसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं. अब आपको समझ आ गई कि बायोस्टैटिस्टिक्स में हमने मेनली करना क्या होता है. हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, उसको प्रेजेंट करना होता है, एनालाइज करना होता है. अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे. व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आपको वैसे ही पता है पॉपुलेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल. सो इन बायोस्टैटिस्टिक्स जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम इंटायर पॉपुलेशन की बात करते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन, हमारा पूरी पॉपुलेशन से डेटा लेना या कुछ भी करना, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. अ पॉपुलेशन इज एनी इंटायर कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, प्लांट और थिंग्स फ्रॉम विच वी मे कलेक्ट डेटा. It is the entire group we are interested in, which we wish to describe or draw conclusions about. इसमें entirely whole population आ जाती है. For example, अगर हमने एविसेना में कोई रिसर्च करनी है एविसेना के स्टूडेंट्स में, तो उसमें फिर सब स्टूडेंट्स आ जाएंगे. Entire population of students will be included in that research. हम population को biostatistics में कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं. कैपिटल N स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, जो एंटायर पॉपुलेशन होगी किसी भी रिसर्च की. नाउ व्हाट इज सैंपल?
A sample is a group of units selected from a large group, that is the population. By studying the sample, it is hoped to draw valid conclusions about the large group. अब हमने फॉर एग्जांपल कोई भी स्टडी करनी है, हमने स्टूडेंट्स में देखना है कि स्टूडेंट्स में केरीज की प्रेवलेंस कितनी है. अब हम उसमें स्टूडेंट्स पिक कर लेंगे. अब हम पूरी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते ना, हम उसमें से स्टूडेंट्स पिक कर लेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स पिक करेंगे जो उस पॉपुलेशन को बिल्कुल सही तरह प्रेजेंट कर रहे हो, जो उसकी जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी उन स्टूडेंट्स में होंगी. तो हम कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लेंगे जो उस पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेंगे. वो जो स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सैंपल. हमने पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट कर लिया टू मेक आवर रिसर्च easy or convenient for us. So population is represented by capital N, and the sample which is collected from the population is represented by small n. This is small n. Small n is always for the sample and capital N is always for the population. Now what is sampling unit? Sampling unit means कि one unit, one individual or one animal or the thing which is being studied. For example, sample में से एक student, हमने पहले population देखी, all the students, फिर हमने sample लिए, कुछ students बीच में से randomly select कर लिए, उसको हमने sample बना लिया. अब उन students में से further जो एक student होगा उसको हम sampling unit बोलेंगे. It is a single person or plant or whatever research we are doing. The single unit or a single person is known as sampling unit. A unit is a person, animal, plant or thing which is actually studied by a researcher. The basic objects upon which the study or experiment is carried out. For example, a person, monkey or anything. ठीक है, ये basic terminologies आपको समझ आ गई हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की. Okay, can you hear me? अब आपको पॉपुलेशन पता चल गई, सैंपल पता चल गई, सैंपल यूनिट पता चल गई. ना व्हाट आर द यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स? हमने पहले भी पढ़ा कि बायोस्टैटिस्टिक्स या कोई भी जो रिसर्च या जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसके मेनली सारों के एक ही यूजेस होते हैं, टू मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. पहले तो हमने डेटा कलेक्ट किया, किसी भी कम्युनिटी में जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं हमने उसके लिए डेटा कलेक्ट किया, तो हमें उससे आइडिया हो गया कि उस कम्युनिटी में वो पर्टिकुलर डिजीज कितनी है, उसके क्या ट्रेंड्स हैं. फिर हमने दो कम्युनिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हम करते हैं, हमने दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रिसर्च की, उनका डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, तो हमने देखा कि दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है, टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री और कम्युनिटी विद अदर कंट्री एंड कम्युनिटी फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंटल हेल्थ सर्विसेज. डेटा हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया कि इस कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स थे, फिर हम प्लान करेंगे प्रॉपर वहाँ पे उसकी प्रिवेंशन या जो भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी है उस एरिया में, उसकी प्लानिंग के लिए यूज़ होता है. वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द हेल्थ ट्रेंड. जिसमें आजकल अब कोरोना चल रहा है, इसमें डिफरेंट रिसर्चेस चल रही हैं, हम इन रिसर्चेस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोरोना, जिस तरह सब ने प्रिडिक्ट किया था बाय द रिसर्च के जो ईद के बाद कोरोना के केसेस ज़्यादा होंगे. सो हम इस तरह रिसर्च करके बायोस्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर हेल्थ ट्रेंड्स क्या होंगे किसी कम्युनिटी में. To evaluate the progress and development of the disease, and it helps the dentist to think quantitatively and to be able to assess probabilities. Quantitatively आप देख लेते हो कि आपका कितना नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होंगे, फिर आप उनको उस probability से उसके लिए आप मेजर्स ले लेते हो. It helps in estimating the future need of the community. वही जब आपके पास डेटा आ गया तो आप future trends, future needs भी देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए. So these were the uses of biostatistics. कि हम पहले भी एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, बहुत जगह पे सिमिलर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं. अब हम आ जाते हैं डेटा पे. What is data?
डेटा आर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। अब हमें एक कॉमन लैंग्वेज में तो ये बात पता है कि डेटा क्या होती है, कि हम किसी भी जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, हम जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल हम वही स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि हम डीएमएफटी स्टडी कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हम डीएमएफटी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में कितना है। अब हम जो वो हमारे पास डेटा हम कलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का 3 डीएमएफटी है, किसी का 4 है, किसी का 5। अब जब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इस वैल्यू इसको हम डेटा बोलते हैं। डेटा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन और मोर वेरिएबल। वेरिएबल क्या था हमारे पास? डीएमएफटी वेरिएबल था हमारे पास, हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज ले ली, वो हमारे पास डेटा होता है। डेटा इज फर्स्ट ऑब्टेन थ्रू सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड रिकॉर्ड्स। डेटा ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई द डेटा अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और क्लासेस, एग्जाम्पल एज, जेंडर। फिर हम डेटा को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, वो हम जो भी रिसर्च करते हैं उसकी डिफरेंट अपनी क्लासिफिकेशन होती है, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। आपको ये पता चल गया कि डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि D18 की क्लास में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि फीमेल्स 30 हैं, 20 मेल्स हैं, ये हमारा डेटा है। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। Now there are 4 main types of data. One is primary data, secondary data, qualitative data and quantitative data. Primary data कौन सा होता है? Which is obtained directly from the individual. For example, हम DMFT चेक करें, डायरेक्टली एक एक स्टूडेंट के पास, जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो एक एक स्टूडेंट के पास जाएगा और डायरेक्टली उसका DMFT चेक करेगा, उसने डायरेक्टली DMFT देख लिया। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी? ये प्रिसाइज और रिलायबल होता है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा और रिलायबल होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि एक एक बंदे के पास जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी हमें पता चल गया, डायरेक्टली हमने इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट किया। सेकेंडरी डेटा होगा कि हम इनडायरेक्टली कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई रिसर्च करें तो हम ओपीडी का जाके रजिस्टर खोलते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आए उसमें कौन सी डिजीज सबसे कॉमन थी। हम पेशेंट के पास नहीं गए, हमने रजिस्टर ले लिया और उसमें से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। दैट इज नोन एज secondary data obtained from other external sources such as hospital records, school registers, etc. Different methods that can be used for secondary data collection includes surveys, records, ये इसके different methods। अच्छा, types of datas में ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ ली, फिर हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा था। क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, एंड क्वालिटेटिव मीन्स कि इसमें कैटेगरीज होंगी। क्वालिटेटिव में फर्दर वी हैव नॉमिनल, ordinal, which is also known as ranked, and in quantitative we have discrete and continuous. So now we'll study these in detail. हमें primary पता चल गया, secondary पता चल गया. Now the qualitative data. Qualitative data से आपको idea हो रहा है कि it is a non-numerical data. इसमें numbers included नहीं होते. So the first category is nominal. Series of unordered categories which are mutually exclusive. Nominal, पहले तो हमें पता चल गया कि क्वालिटेटिव में हमें क्वालिटी पता चलेगी, हमें नंबर्स नहीं पता चलेंगे। नॉमिनल में वो डेटा आएगा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर जेंडर है तो उसमें मेल या फीमेल हो सकता है, उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ जेंडर्स नहीं होंगे। मेल फीमेल दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मेल फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल मेल नहीं हो सकती। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, तो तीसरा मैरिटल स्टेटस नहीं हो सकता। रिलीजन, एक रिलीजन एक टाइम पे हो सकता है ना, इस्लाम है, जो भी रिलीजन है, एक रिलीजन
एक टाइम पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल और रैंक डाटा क्या होता है कि ऑर्डिनल डाटा इज रैंक डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड रैंक्ड कैटेगरीज होती हैं इसमें। इसमें हम कैटेगरीज होती हैं विच आर प्लेस्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बंदे की हाइट मेजर करें तो उसमें एक रैंक ऑर्डर आ गया, टॉल, मीडियम, शॉर्ट, एक हमने रैंकिंग दे दी, एक ऑर्डर दे दिया, टॉल, मीडियम, शॉर्ट। डिग्री ऑफ पेन है माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर, हमने एक ऑर्डर में, एक रैंक पैटर्न में दिया है। तो ये नॉमिनल कौन सा हो गया, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा होगा, जो एक वक्त में एक हो सकता है। ऑर्डिनल और रैंक क्या होगा, जिसमें हम मीनिंगफुल और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज प्लेस कर देंगे, टॉल, मीडियम, शॉर्ट और माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर। इज इट क्लियर? क्वालिटेटिव डाटा क्लियर हो गया? ओके, देन इज क्वांटिटेटिव डाटा। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा? हमें ये पता चल गया कि जो क्वालिटेटिव डाटा था उसमें हमने दैट वाज अ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। अब quantitative data is a numerical data which is based on numbers. This is of two types. One is discrete and one is continuous. Discrete is the data in which the numerical data is whole numbers, not in fractions or decimals. Discrete data, for example, number of kids. अब number of kids 2.5 नहीं हो सकते. Either they will be 2 or 3. और number of pens, नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब कि ये वो डाटा है जो होल नंबर्स में आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। इसमें होल नंबर्स होंगे, आइदर 1 2 3 4, फ्रैक्शंस नहीं होंगे। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा विच इज मेजर्ड ऑन अ कंटिन्यूस स्केल। फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट आपकी 5.1 भी हो सकती है, 6.1 भी हो सकती है, पॉइंट्स में आ सकती है। हाइट बढ़ भी सकती है, वेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है वेट की। इसी तरह टेम्परेचर भी कम और ज़्यादा हो सकता है और इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, सो डिस्क्रीट आर द होल नंबर्स एंड कंटिन्यूस are the numerical data which are measured on a continuous scale, and decimals can also be included in it. So is it clear? Now what is variable? A variable वो होता है, variable is exactly what a data is. हम variables, कोई भी data collect करने के लिए variables collect करते हैं। बेसिकली ये जो एज या हाइट या DMFT, ये सब कुछ वेरिएबल है। All the variables are collected, which is known as data. It is any characteristic of an object that can be measured or characterized. Data वेरिएबल्स की कलेक्शन को कहते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पेशेंट, लेबोरेटरी एनिमल, पेरिएपिकल लेजन, एनी वेरिएबल, जो चीज आप मेजर कर सकते हैं। बेसिकली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ variables. So variable is anything which can be measured. Variable is divided into two types, quantitative and qualitative. It is same as that of data. वही कैटेगरीज हैं, वही सब क्लासिफिकेशन है और वही उसकी क्लासिफिकेशन का वही मतलब है, क्योंकि वेरिएबल डाटा कलेक्शन इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। सो द क्लासिफिकेशन इज ऑलमोस्ट सेम। लेकिन क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये आ जाता है कि क्लासिफाई वेरिएबल्स, तो आपने ये क्लासिफिकेशन लिख के पीछे जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं वो इसमें लिख देनी है। और अगर डाटा की आ जाएगी तो उसमें फिर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव लिख के वही डेफिनेशंस लिख देनी है। ठीक है, so variable is also divided into quantitative variable or qualitative, which are further divided into discrete. Quantitative is divided into discrete and continuous, and qualitative into nominal and ordinal. Okay, अब हम डेटा कलेक्ट
what are the methods of data collection, हम data कैसे कैसे collect कर सकते हैं. Data is collected through either questionnaires, survey, records, कोई भी records हमने निकाल लिए, interviews ले लिए, observational studies कर ली, या biophysiological methods. अब क्वेश्चन आपको पता है, हम कोई भी, आप लोगों ने भी फिल किए होंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं ऑनलाइन भी, आजकल तो बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं. क्वेश्चन की फॉर्म में कोई भी हमने सर्वे किया, हम किसी लोकेलिटी में गए, हमने सर्वे किया और डेटा कलेक्ट किया. रिकॉर्ड्स हमने रजिस्टर्स ले लिए, किसी भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स ले लिए. उस तरह इंटरव्यूज होंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर स्टडीज की जाएगी. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की हम ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी वेरिएबल हम ऑब्जर्व करके उसका डेटा कलेक्ट करेंगे. बायोफिजियोलॉजिकल मेथड से होता है कि हम कोई भी we measure any process going on in an individual by any instrument. कोई भी चीज़ measure, फॉर एग्जांपल हम किसी इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें बीपी मेजर करना, हम किसी ऑफिस में या किसी कम्युनिटी में एक स्टडी करें बीपी के ऊपर, तो हम उन सबके बीपी चेक करेंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है और हम वो मेजर कर रहे हैं. एक कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इंडिविजुअल में चल रहा है, हम उसको मेजर कर रहे हैं. सो जिस तरह इसमें बीपी की एग्जांपल आ जाती है, यूरिन एनालिसिस की आ जाती है. अगर हम बीपी कहेंगे तो हम कहेंगे इन वाइवो स्टडी है, और अगर हम यूरिन एनालिसिस करेंगे क्योंकि वो लेबोरेटरी में होगा तो हम उसको इन विट्रो कहेंगे. सो इसमें बेसिकली मेजरमेंट्स आ जाते हैं किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना की. सो दीज वर द data collection methods. Now we have studied what is data, what is a variable, what is sample, what is population. Now how can we present this data? हमने data collect कर लिया, अब हमने इसको present कैसे करना है. Collection हो गई हमारे पास. Now the presentation of data. Statistical data once collected must be arranged in order to bring out the important points clearly and strikingly. The manner in which statistical data is presented is of utmost importance. There are several methods of presentation of data. Yes, good. आप लोगों को तो पता है डेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं. अब हमने डेटा को प्रेजेंट करना है. डेटा हम डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होता है कि आप क्लियर हो जाते हैं. जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है वो बहुत वेग होता है, उसको हम समराइज करके उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो आप बड़ा क्लियरली उसमें से कंक्लूजन निकाल लेते हो. अब डेटा प्रेजेंटेशन की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं. वी कैन present the data in table form, which is tabulation, charts and diagrams, line diagrams, statistical maps. So these are the types of data presentation. We'll discuss each and every type in detail now. Now tabulation is mainly of two types, simple table and frequency distribution tables. सिंपल टेबल क्या होता है? सिंपल टेबल जिस तरह ये टेबल बना हुआ है, इसमें एक साइड पे हमने नंबर्स लिख दिए या फ्रीक्वेंसी लिख दी और दूसरी साइड पे हमने वेरिएबल लिख दिया. अब इसमें वेरिएबल क्या था? क्लासेस थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. क्लास 1 में हमारे पास 68 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 65 हैं, क्लास 3 में 63 हैं. एक डेटा में हमेशा हम एक साइड पे वेरिएबल लिखते हैं और एक साइड पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं या नंबर ऑफ वैल्यूज लिखते हैं. डेटा इज ऑलवेज प्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल ऑन वन साइड एंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर साइड. टेबल फॉर्म में हम इस तरह डेटा प्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे वेरिएबल आ गया, एक साइड पे फ्रीक्वेंसी आ गई. अब टेबल बनाने के लिए व्हाट आर द मेन जनरल प्रिंसिपल्स व्हिच वी शुड कीप इन आवर माइंड. एक तो टेबल शुड ऑलवेज बी नंबर्ड. यहाँ पे मुझे कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रही थी, मैंने आपकी बुक की एग्जाम्पल दी है. टेबल हमेशा नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ये चैप्टर नंबर 22 है तो इट शुड बी 22.2. अगर ये टेबल नंबर 2 है आपकी बुक में तो टेबल को आपने नंबर देना है. उस चैप्टर का टेबल नंबर 22.2 है या 7 है, जो भी नंबर इस टेबल का आपकी बुक में आ रहा है उसको नंबर देना चाहिए. टाइटल मस्ट बी गिवन. टाइटल आपने ज़रूर देना है. स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल, ये इसका टाइटल है. हेडिंग ऑफ कॉलम्स एंड रोज शुड बी क्लियर. कॉलम्स और रोज की हेडिंग क्लियर होनी चाहिए. क्लासेस एंड नंबर ऑफ
students. Data should be presented chronologically और alphabetically. अब हमने ऐसे नहीं किया कि हम पहले क्लास 3 लिख देंगे और फिर हम क्लास 3 के बाद 1 लिख देंगे और फिर 5. हमने इसको किसी ऑर्डर में सेट करना होता है. फॉर एग्जांपल पहले हमने क्लास 1 का लिया, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का. हमने ऑर्डरली डाटा प्रेजेंट करना है, या तो वो अल्फ़ाबेटिकल होगा या फिर नंबरली उसका ऑर्डर होगा. हम वेगली डाटा प्रेजेंट नहीं कर सकते. टेबल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और फुट नोट्स ऐड कर देने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर ये एक डाटा है तो हम इसमें लिख देंगे कि प्राइमरी स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास प्राइमरी स्कूल इज फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5. ये हमारा फुट नोट हो जाएगा ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाए कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें यही 5 क्लासेस आती हैं. ठीक है, या आपने कोई चीज़ सेपरेट लिखनी है, इधर तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए, इधर आप अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स कर देते तो उसमें नीचे एक फुट नोट डाल देते कि फीमेल स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये इस तरह आपने फुट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट फुट नोट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है. सो दिस वाज सिंपल टेबल. नाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? ये थोड़ा सा सिंपल टेबल से डिफरेंट होता है. इसमें हम क्या करते हैं, हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन. फ्रीक्वेंसी में हम कहते हैं डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी. अब हम इसमें क्लासेस ले लेते हैं, इंटरवल्स ले लेते हैं. हम सिंपल 18 नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हमने किसी स्कूल में कोई स्टडी की, उसमें हमने स्टूडेंट्स की एज ली और उसमें हमने जेंडर देखा कि उस एज ग्रुप के मेल कितने हैं स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं. अब हम उसमें ये सिंपल टेबल में क्या करते थे, हम 18 ईयर्स ले लेंगे और 18 ईयर्स में लिख देंगे कि 18, लेकिन इसमें हम इंटरवल ले लेते हैं. ये नॉर्मली तब यूज होता है जब आपके पास डेटा इज ऑफ लार्ज क्वांटिटी, तब हम उसको थोड़ा कंपैक्ट करने के लिए इंटरवल्स यूज कर लेते हैं. तो हम 18 टू 22 ले लेंगे और हम उसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी या नंबर्स बता देंगे. और ये जो इंटरवल होता है, फॉर एग्जांपल 18 टू 22, इसमें जो नेक्स्ट आपका वेरिएबल बनेगा वो 22 टू 27 नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. 18 टू 22 फिर 23 शुरू हो जाएगा, क्योंकि 22 वाला हम दोबारा नहीं ऐड कर सकते. सो द इंटरवल शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. 18 टू 22 एंड 23 टू 27. फिर आगे 28 टू 23. एक नंबर दूसरे वेरिएबल में नहीं आना चाहिए. नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर सिलेक्टेड. हमने ओवरलैप नहीं किया. नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी टू मैनी, शुड नॉट बी टू मैनी और टू लो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक क्लास बना के और डाटा प्रेजेंट कर दें, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इसमें बस क्लासेस बनाते ही जाएं. इतना शॉर्ट इंटरवल भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 1 नंबर का इंटरवल हो कि हम 18 और 19 के दरमियान में यूँ कर रहे हैं. एक्चुअल नंबर एंड परसेंटेजेस कैन बी मेंशन्ड साइमल्टेनियसली. इसमें नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. तो हम इकट्ठे दोनों को प्रेजेंट करते हैं टेबल में. ग्रुप्स आर टेबुलेटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, किसी ऑर्डर में हमने इनको प्रेजेंट करना होता है. सो दिस वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So the advantages of these tables are they are better retained in memory, impact is much higher. But what are the disadvantages? That you lost a lot of detail of original data. जो आपके पास ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, आप उसको समराइज करके इसमें लिख रहे होते तो आप काफ़ी सारी डिटेल मिस कर देते हो. अब स्टेम एंड लीफ प्लॉट है. ये बेसिकली टेबल्स में ही आता है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ. अगर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अभी तो नोट डाउन कर लो. स्टेम एंड लीफ प्लॉट ये पिछले साल प्रॉफ के पेपर में आया था. 2019 के प्रॉफ के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. ये आपकी बुक में नहीं था, तो आप लोग नोट डाउन कर लो. मैंने भी इस बार अपने लेक्चर में ये ऐड किया. Now what is stem and leaf plot? A stem and leaf plot is a special table where each data value is split into a stem
and a leaf. Now what is a stem? Stem is the first digit of your data and leaf is the last digit of your data. For example, we have this data. These are the points earned in games during basketball season. अब हमारे पास ये data आ गया, ये different points आ गए. अब हमने इसका stem and leaf प्लॉट करना है, टेबल बनाना है. अब हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे? हम एक साइड पे स्टेम लिखेंगे, एक साइड पे हम इसकी हेडिंग में लीव्स लिखेंगे. स्टेम क्या होती है? द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर डेटा. 2 is your stem and 7 is your leaf. So the first digit is stem and the 7 is leaf. Basically जो first digit होता है वो आपका leading digit होता है. So the leading digit or the first digits will come in the stem area and the second digits will come in the leaves area. अब आपने करना क्या है कि आपने पहले डेटा को देख लिया कि इसमें 2 है, 1 है, 3 है. आपने इसको पहले किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अरेंज करके आपने देख लिया कि इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है फर्स्ट लेटर, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है. तो हमारे पास कितनी स्टेम्स हो गई? 5, जिसमें 1 2 3 4 5 आ गए. अब हमने स्टेम्स लिख ली 1 2 3 4 5. अब फर्दर इसमें हमने देख लेना है कि हमारे पास 1 में आगे लीव्स कितने हैं, 1 के कितने डिजिट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. तो हमने देख लिया कि 1 में हमारे पास 2 था. हम असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये पहले लिखा होगा. हमारे पास 2 था, हमने 2 लिख लिया. फिर हमारे पास 6 है, हमने 6 लिख लिया. फिर हमारे पास 8 है, हमने 8 लिख लिया. तो हमने 1 जो स्टेम थी उसके आगे लीव्स 2 6 और 8 थे. 2 में इसी तरह हमने देख लिया कि एक 20 है तो हमने 0 कर लिया. फिर उसके बाद जो उससे अपर लिमिट है वो 7 है, फिर हमने 7 लिख लिया. फिर हमने देखा कि 7 एक और है हमारे पास, फिर हमने दोबारा 7 लिख लिया. हमने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी. फिर हमने देखा कि हमारे पास 9 भी है, हमने 9 लिख लिया. इसी तरह हमने ये पूरा टेबल बना लिया. अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि इसमें 5 है और 4 है, तो आप फिर उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? एनी आइडिया कैसे प्रेजेंट करेंगे अगर हमारे पास 4 या 5 लिखा हुआ है? स्टेम क्या बनाएंगे हम उसमें? नो, 4 कैसे स्टेम हो सकती है? हमारे पास 0 स्टेम होगी. यस, 0 विल बी द स्टेम एंड 4 विल बी द लीव्स. ठीक है, जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे तो हम स्टेम 0 रखेंगे और आगे हम 4 लीव रखेंगे. ठीक है, गुड. इसका मतलब है समझ आ गई है. ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? आगे चलूं? ये आपकी बुक में नहीं है और ये पिछले साल प्रॉफ के पेपर में आया था. यस, तो फर्स्ट डिजिट 4 में हम 0 बना लेंगे. Okay, these were the tables. Now coming towards the charts and diagrams. Charts and diagrams में पहले हमारे पास आती है सिंपल बार चार्ट. कौन सी बात मानूर? स्टेम और लीफ वाली? जब आपके पास देखो, आप जब भी लिखते हो तो आप लिखते हो ना 0 1. 0 1 का मतलब होता है 1. 0 4 मीन्स 4. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन क्योंकि हमने इधर स्टेम लगानी है, बनानी है, अगर हम यहाँ 4 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेम तो हमारी 4 नहीं है, हमारा तो लीव्स है 4. स्टेम तो हमारा 10 से ऊपर जब हम जाते हैं तो तब हमारी स्टेम बनती है. तो हमने स्टेम तो बनानी है उस डेटा को टेबल फॉर्म में लाने के लिए, तो हम उसमें स्टेम 0 बना लेंगे. दैट विल नॉट अफेक्ट इट्स नंबर. जब 0 स्टेम होगी, 4 आगे डेटा होगा तो उसमें वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, समझ आ गई? स्टेम हमने बनानी है 10 से ऊपर तो आराम से हम 1 2 3 4 जो भी 20s में 30s में हम बना लेंगे. लेकिन अगर हमारे पास डेटा सिंगल डिजिट है 4 5 6 1 डेटा इस तरह है तो हम स्टेम 0 बना लेंगे ताकि हमारी वैल्यूज भी इफेक्ट ना हो
और स्टेम भी हमारे पास आ जाए, ये एरिया मिसिंग भी ना हो। ठीक है। सो नाउ बार चार्ट्स। सिंपल बार चार्ट क्या होता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि चार्ट्स हम प्लॉट कैसे करते हैं। जो हमारा वाई एक्सेस होता है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वैल्यूज प्लॉट करते हैं। जो हमारा वाई एक्स एक्सेस होता है, इसमें हम वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं। ठीक है। वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी एंड एक्स एक्सेस पे वेरिएबल्स। जो हाइट ऑफ द बार होगी दैट विल प्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ वैल्यूज वी हैव। अब बार चार्ट में हम करते क्या है कि हम इस तरह, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रेड देख ली है। ग्रेड 1 2 3 में कितने चिल्ड्रन है, या लोअर केजी अपर केजी में कितने चिल्ड्रन है। तो हमने ये देखा कि अब लोअर केजी में हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है। नॉर्मली हम परसेंटेज में नहीं होती, हमारी वैल्यूज में होती है, लेकिन परसेंटेज में निकालना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। हमारे पास 17% चिल्ड्रन है, तो हम उसकी बार बना देंगे। ये एक्सक्लूसिव होगी, इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं होगी। लोअर केजी का अपना एक बार होगा। इसी तरह अपर केजी का 12% स्टूडेंट्स थे, तो हम 12 पे बार 12 तक बना लेंगे। इसी तरह ग्रेड 1 में भी 12 थे, ग्रेड 2 में 18% थे, ग्रेड 3 में। अब इस तरह हमारे पास बार्स बन जाएंगे। अब जब हम सिंपल ये टेबल देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा 18% मीन्स क्लास 2 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। जी। अब इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास, तो हम सिंपल बार चार्ट से बहुत आराम से उसको देख के एनालाइज कर लेंगे। जो बार सबसे बड़ी होगी वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। So this is simple bar chart. Variables are plotted on x-axis, frequency on y-axis, and the height of the bar represents the value or number of observations, and they are separated by appropriate distance. Next is multiple bar chart. It displays two sets of similar information on the same graph by using multiple bars. इसमें two sets of information होंगी. For example, हमने number of children लिए. नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हमने देखना है, उन्हीं बच्चों में हमने देखना है कि केरीज कितनी है और अंडरवेट कितने बच्चे थे। तो हमने वेट, अंडरवेट हमने इसको कर लिया। स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कह रही, चिल्ड्रन को हमने वेरिएबल्स को लिख लिया कि अंडरवेट कितने, नॉर्मल कितने, ओवरवेट कितने और ओबीस कितने। अब हमने उसमें स्टडी कर लिया कि ये नॉर्मल, ओबीस, ओवरवेट बच्चों में कितने बच्चे केरीज फ्री हैं और कितने बच्चों में केरीज है। अब हमने दो वेरिएबल्स देख लिए कि एक हमने डेटा कलेक्ट कर लिया विद केरीज एंड विदाउट केरीज। ये वेरिएबल था हमारे पास अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट एंड ओबीस चिल्ड्रन। ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। डेटा हमने देखा क्या, चिल्ड्रन विद केरीज एंड केरीज फ्री चिल्ड्रन। हमारे पास दो टाइप्स का डेटा है, लेकिन वेरिएबल सेम है। हमारा वेरिएबल सेम है। ऑन द बेसिस ऑफ वेट हमने चिल्ड्रन पिक किए, वेरिएबल हमारा सेम है। हमने उसमें दो वैल्यूज डिटरमिन किए हैं, एक विद केरीज, एक विदाउट केरीज। ईच कैटेगरी ऑफ वेरिएबल हैज सेट ऑफ बार्स फॉर सेम वेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सिलेक्शन विदाउट एनी गैप। अब ये हमने उन्हीं बच्चों में दो वैल्यूज देखी, तो हम दो बार्स बना लेंगे। दोनों बार्स को हम डिफरेंट कलर दे देंगे और हम देख लेंगे कि विद केरीज जो कलर होगा कि अंडरवेट में केरीज कितनी है और कितने चिल्ड्रन विदाउट केरीज हैं। इसी तरह नॉर्मल वेट में कितने विद केरीज हैं, कितने विदाउट केरीज हैं। इसमें हमने दो वेरिएबल्स ले लिए और उसको हमने इस तरह बार चार्ट्स की, मल्टीपल बार चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। इसमें कोई गैप नहीं होगा आपस में। ठीक है। नाउ कंपोनेंट बार चार्ट, उसमें हमने दो डिफरेंट बार चार्ट्स लिए थे। इसमें हम एक ही बार लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। द इंडिविजुअल बार्स आर डिवाइडेड इनटू टू और मोर
components used to compare subgroups of major groups of observation. अब हमारे पास, हमने किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके देखा कि वहाँ पे जो परचेजेस हुई हैं वो किस टाइप की परचेजेस हैं, एक्टिविटी रिलेटेड हुई हैं, फूड रिलेटेड हुई हैं, हेल्थ रिलेटेड हुई हैं, या बाकी अदर टाइप्स ऑफ परचेजेस थी. अब उसमें फर्दर हमने कंक्लूड करना है कि ये परचेजेस मेल्स ने की हैं या फीमेल्स ने की हैं. तो हमने वेरिएबल्स लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख ली. उसमें फर्दर हमने कंक्लूड कर लिया कि जब आपके पास डाटा आएगा आपको पता चल जाएगा कि मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं. जो डाटा ज़्यादा नंबर में होगा आपके पास, आप उसको ऊपर प्रेजेंट करोगे, जो लेस नंबर में होगा उसको आप नीचे प्रेजेंट करते हो. आपने देख लिया कि फीमेल्स हर जगह ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं, तो आपने फीमेल्स को टॉप पे रख लिया, मेल्स को नीचे रख लिया, और आपने बार ड्रॉ कर लिया. उसमें आइडिया होगा कि एक्टिविटी रिलेटेड शॉपिंग मेल्स ने अप्रॉक्सीमेटली 140 मेल्स ने की थी और फीमेल्स ने 230 मेल्स ने अप्रॉक्सीमेटली एक्टिविटी रिलेटेड शॉपिंग की थी. इसी तरह फूड रिलेटेड शॉपिंग फीमेल्स ने 40 मेल्स ने की थी और अराउंड 70 फीमेल्स ने फूड रिलेटेड शॉपिंग की थी. इस तरह आप एक ही बार को 2 में डिवाइड कर लेते हो या 3 में फर्दर डिवाइड कर लेते हो. दिस इज कंपोनेंट बार चार्ट. Then comes percentage component bar chart. This is the same bar chart but it is, the values are taken in percentage. हम percentage निकाल लेंगे. For example, किसी कम्युनिटी में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मेल्स और फीमेल्स कितने हैं. तो इसमें हमने देख लिया कि अंडर ग्रेजुएट इतने % मेल्स हैं. ये 100 तक इसकी वैल्यूज आएंगी क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास विद इन 100 आती है. तो ये 100 तक इसकी वैल्यूज होंगी. तो हम देख लेंगे कि कितने अंडर ग्रेजुएट मेल्स हैं, कितनी अंडर ग्रेजुएट फीमेल्स हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट मेल्स हैं और कितनी पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल्स हैं. So this is percentage component bar chart. Then comes the pie chart. Pie chart क्या होता है कि it is a simple circle divided into pie shaped pieces proportional to the frequencies or percentage. ये हम percentage में लेते हैं. Pie chart को circular होता है, इसका diameter 360 degrees होता है. The frequency of each category is converted into percentage. पहले हमने frequency ले ली, उस फ्रीक्वेंसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया और फिर उस परसेंटेज को हमने इस पाई चार्ट में फिट करने के लिए, क्योंकि इसका 360 डिग्रीज एंगल पे है, तो हमने इसको उस परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब हमने 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास उसके एंगल्स आ जाएंगे. हमने पहले फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज को फर्दर हमने एंगल्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने एंगल्स की फॉर्म में पाई चार्ट को प्रेजेंट करना होता है. तो हमने एंगल्स, ये 360 का पूरा रेडियस होता है, तो हम उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे. फिर हम उसको इस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर प्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, दीज आर पाई चार्ट्स. Then is pictogram. Pictograms means that you have to present anything in the form of picture or in the form of any symbol. Symbols or pictures are used and this is the most preferred method for common man. कोई भी common man जो statistician नहीं भी है वो भी ये देख लेगा कि परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल ब्लू में आई कलर ब्लू कितने लोगों का है, ग्रीन कितने लोगों का है. अब जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है तो हम एक सिंबल को लिख देते हैं ऊपर कि 1 सिंबल इज इक्वल टू 10. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा, तो हम लिख देंगे कि 1 सिंबल प्रेजेंट्स 10. तो 10 10 10 10 हमारे पास इस तरह भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं. इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, सिंगल भी, और इसको मल्टीपल उस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन इज कार्टोग्राम, मैप डायग्राम और स्पॉट मैप. ये आजकल आपने कोरोना के केसेस में टीवी में देखा होगा. दिस बेसिकली शोज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. ये जियोग्राफिकली बताता है कि किस एरिया में कौन सी डिजीज प्रेवलेंट है या कौन सी एपिडेमिक आई हुई है. ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करता है.
Then comes histogram. It is similar to bar graph and the variables are grouped into intervals of each width. इसमें भी हम intervals लेते हैं, जैसे हम frequency टेबल में intervals ले रहे थे, हम histogram में भी intervals लेंगे. For example 0 to 20, 20 to 40 intervals लेंगे. इसमें हम height of the intervals represent the number of observations. Frequency ये हमारी y axis पे frequency आएगी और हम इजीली इसको देख के देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. बेसिकली ये जब इसमें इट इज़ आल्सो इंडिकेटेड वेयर द डाटा इज ऑफ लार्ज और इट इज़ वाइडली स्प्रेड. हमने इंटरवल्स में ले ली, वेरिएबल्स इंटरवल्स में ले लिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज फिर हमने इस तरह इसको ड्रॉ किया. जिससे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे, इंटरवल्स में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, बार चार्ट्स. और इसमें ये फ़र्क होता है कि वो इंटरवल्स में नहीं होते, ये इंटरवल्स में होते हैं, उनमें गैप होता है और इसमें गैप नहीं होता. देन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ द histograms are joined together to make a polygon shape. Most commonly used when multiple sets of data are to be represented. हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, उस हिस्टोग्राम में हम सारों के मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, उनको ज्वाइन करके हम एक पॉलीगॉन शेप बना लेते हैं. उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पीक किधर आ रही है, हम उस शेप से उसकी पीक का आइडिया लगा लेते हैं. देन इज लाइन ग्राफ. इसमें ये होता है कि हम वेरिएबल्स देख लेते हैं, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं और उसको हम देख लेते हैं कि विद टाइम उस वेरिएबल का स्प्रेड कैसा है. फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे और विद टाइम हमारे पास टेम्परेचर की क्या पीक्स आ रही हैं. इस स्टेज पे क्या टेम्परेचर है, फिर हमने फरवरी में देख लिया क्या था, मार्च में क्या था, अप्रैल में. हम विद टाइम कोई भी एक वेरिएबल स्टडी करते हैं, उसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं. विद टाइम कोई भी वेरिएबल स्टडी करना. Then is scattered diagram. It shows the correlation between two variables. अब इसमें दो वेरिएबल scattered diagram में आ जाते हैं. y एक्सेस में भी वेरिएबल होगा, x एक्सेस में भी हमारे पास वेरिएबल होगा. हमने दो वेरिएबल्स को स्टडी करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइट के साथ हमारा वेट कितना इंक्रीज हो रहा है. जब हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेट इंक्रीज हो रहा है. हम दो वेरिएबल्स को आपस में स्टडी करें, उनका रिलेशनशिप देख रहे हैं कि विद हाइट हमारा वेट कितना इंक्रीज हो रहा है. अब ये देख लें कि पहले हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज, पहले हमारे पास y एक्सिस में फ्रीक्वेंसीज थी और x एक्सिस में हमारे पास वेरिएबल्स थे. लेकिन जो स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम है, इसमें y और x एक्सिस दोनों पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास. ठीक है, हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास मेनली तीन होते हैं, मीन, मीडियन और मोड. इट इज द वैल्यू that describes the center of distribution. It is a single value that describes a set of data by identifying the central position within the set data. हमने for example कोई भी data collect कर लिया, हम उसका center point जो कंक्लूड करते हैं उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं. जब हम सेंटर पॉइंट लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये डेटा किस तरह स्प्रेड हुआ है. फॉर एग्जांपल हम DMFT इंडेक्स ले रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ के 1 आ रहे, 2, 3, 4, 5. अब हम इनका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सेंट्रल पॉइंट है. कुछ लोगों का इंडेक्स इससे ज़्यादा है, कुछ लोगों का कम है. हम सेंट्रल पॉइंट किसी भी डेटा का लेते हैं, उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. हम सेंट्रल पॉइंट 3 मेथड से लेते हैं, मीन, मीडियन, मोड. मीन डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन आपकी स्टेज पे हम आर्ithmetic मीन ही पढ़ेंगे. दिस इज obtained by summing up all the observations and dividing the total by number of observations. जितनी observations हमारे पास है हम उनको प्लस कर लेंगे और उनको प्लस करके हम उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में. फॉर एग्जांपल हमने DMFT लिया 50 लोगों का, हम 50 लोगों का जो DMFT निकला 2, 3, 4 हम सबको प्लस करेंगे, हम उसको डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे.
अरिथमेटिक मीन जो होता है उसमें हमने सिंपल टोटल ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, उसको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने कर दिया। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिकेड टीथ इन 10 चिल्ड्रन। अब हमने डिकेड टीथ देखे 10 चिल्ड्रन में। अब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ डिके कितना है। एक बच्चे में 5 है, एक में 6 है, एक में 3 है, एक में 0, एक में 1 2 2 4 4 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड टीथ आ गए कि इतने 10 लोग चिल्ड्रन थे, उसमें हर बच्चे के इतने नंबर ऑफ डिकेड टीथ हैं माउथ में। ठीक है, अब हमने इसका मीन निकालना है। आप मुझे खुद सारे मीन इसका निकाल के दिखाएं। इसका मीन कैसे निकलेगा? मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। वी विल सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड वी विल डिवाइड देम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मुझे निकाल के दिखाएं मीन। आप लोग कैलकुलेटर्स हैं आप लोगों के पास? मीन मुझे आंसर बताएं इसका निकाल के। ठीक है, और भी कोई बताए? बेटा 30 डिवाइडेड बाय 3 कैसे किया आपने अरीशा? Sum of all the observations divided by the total number of observations. Okay, yes. The answer is 3. Sum of all the observations is 30 and the total number of observations were 10. So the answer is 3. 3 is the mean decay in 10 children. हम arithmetic mean को present कैसे करते हैं? x बार की फॉर्म में। x उसके ऊपर बार। x बार is the sign for arithmetic mean. Yes, good. अब आपको मीन समझ आ गया? दिस इज मीन। आपके लेवल पे अरिथमेटिक मीन ही करना होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स मीडियन। मीडियन क्या होता है? डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर of magnitude and the value of middle observation is located. अब आपने कोई भी आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड टीथ ये हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास ये थे। हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इसकी जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी मीडियन होगी। इसकी मिडल ऑब्जर्वेशन आप देख लें कि डेटा, टोटल डेटा क्या था? 10 हमारा टोटल डेटा था। तो हमने 10 का मिडल हमारे पास 5 एक साइड पे हो जाएंगे, 5 एक साइड पे हो जाएंगे। ये हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। मिडल ऑब्जर्वेशन इसका मतलब है कोई भी नहीं है हमारे पास। तो जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इसमें 11 होता, एक जीरो हम और ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ ये 11 नंबर होता तो हम 5 एक साइड पे कर देते, 5 हम एक साइड पे कर देते, तो हमारा मीडियन 4 आ जाना था। लेकिन ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हमने इसका मीडियन कैसे निकालना है? When n is even number, then median is average of two middle values. हमने एवरेज निकाल लेनी है टू मिडल वैल्यूज की। फॉर एग्जांपल इसमें हमारी टू मिडल वैल्यूज कितनी है? मिडल वैल्यूज हमारी एक 3 आ रही है, एक 4 आ रही है। हमने इन दोनों को प्लस किया, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 2। हमने एवरेज निकाल ली इन दो वैल्यूज की, तो हमारे पास 4 आ गया या 3.5 आ गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको शो करती हूँ मीन वाली साइड में। एक सेकंड आपको बस मीडियन और ये क्लियर कर दूँ, मैं उसके बाद आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ। ये हमारे पास मीडियन आ गया। हमने मिडिल वैल्यू लेनी है। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो जो मिडिल पॉइंट होगा हमारा, वो हमारा मीडियन होगा। और अगर हमारे पास इवन नंबर का डेटा है तो हम मिडिल टू को इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? मिडिल टू को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2, उनका एवरेज आ गया। ठीक है, सो दिस इज median. Now coming towards mode. Mode is the most frequent value in the data.
जो फ्रीक्वेंट वैल्यू आपके डेटा में आ रही होती है उसको हम मोड कहते हैं. Mode is the value of the variable which is predominant in the given data series. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंट आ रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें हमारे पास 4 रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड 4 हुआ. जो जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है, फ्रीक्वेंटली आती है, उसको हम मोड कहते हैं. इसमें 4 हमारा मोड हुआ. दिस इज यूनी मॉडल. लेकिन जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पास मोड्स भी ज़्यादा निकल सकते हैं. बाय मॉडल हो सकता है, मल्टी मॉडल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी इक्वल है. अगर 4 एक और आ जाता तो हमारा मोड 4 हो जाता, लेकिन ये भी 2 दफ़ा आया है, 4 भी 2 दफ़ा आया, तो हमारा मोड, हमारे पास 2 मोड्स आएंगे, 3 और 4. इट मीन दिस इज अ बाय मॉडल डेटा. इसी तरह अगर हमारे पास 5 भी 2 दफ़ा आ जाता तो वो मल्टी मॉडल डेटा बन जाता. हमारे पास 3, 4, 5 डेटा हो जाते. ठीक है, अभी हमारे पास 3 है, 4 है, so this is bimodal. अच्छा, anything not clear in mean median mode. Mode is the value which is repeated again. अगर एक वैल्यू है हमारे पास तो यूनिमोडल है, अगर 2 वैल्यूज हैं बायमोडल है, अगर मोर देन 2 है तो इट इज अ मल्टी मोडल. ठीक है, तो हम जो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी, ये नहीं होगा कि जो भी रिपीट होगी हम लिखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल किसी उसमें 4 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, 6 4 दफा रिपीट हो रहा है, तो हमारा इसमें मोड क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएं फिर इसमें मोड क्या होगा. अगर 6 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 2 टाइम्स हो रहा है, 5 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमारा मोड क्या होगा? यस, 6 विल बी आर मोड. इसी तरह हमारा मीडियन क्या होगा? मीडियन जो हमारा सेंटर वैल्यू हमारी होगी, किसी भी डेटा की सेंटर वैल्यू हमारे पास मीडियन होगी. अगर ऑड नंबर है तो सेंटर वैल्यू, अगर इवन नंबर में हमारे पास डेटा है तो हम सेंटर वैल्यू का एवरेज ले लेंगे. कोई भी जो 2 सेंट्रल वैल्यूज होंगी उनकी एवरेज हमारे पास मीडियन होगी. एंड व्हाट इज मीन? Mean is the value which we conclude after summing up all the data and dividing the data with the number of observations. हमने पूरे डेटा को सम अप किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारा मीन आ गया. अब किसने मीन की स्लाइड देखनी थी देख लें क्योंकि टाइम हो गया. एनीथिंग नॉट क्लियर टिल नाउ? लेक्चर हो गया सारा, आपको दोबारा से देखना है? दोबारा आपको दिखा दूं? आपकी बुक में से है सारा लेक्चर, आपकी बुक में से. अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको 1 सेकेंड मीन में आपको दिखा देती हूँ. ये देख लें मीन. मीन देखना था. कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझे बता दें.
ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप लोग एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।